रोमन रिपब्लिक के जवाल के बाद ताकत का आईनी तवाज़ुन रोमन सेनेट से रूमी शहनशाह को ट्रांसफर हो गया था। अगस्टस अब ऑल इन वन था। उसने रोम के मिलिट्री, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मामलात में मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया था और कई रिपब्लिक ऑफिसेज के आईनी अख्तियारात को कंसोलिडेट करके अपना तारीखी एतबार से मुनफरिद मुकाम पैदा किया। जिन सूबों पर लश्करों की अक्सरियत तैनात थी उनकी दोबारा दर्जाबंदी करवा कर शाही सूबों के तौर पर अगस्टस ने उनका कंट्रोल भी ले लिया। वो अब किसी भी सूबे में मुदाखलत करने और किसी भी गवर्नर के फैसले को ओवररूल कर सकता था। चूंकि उसकी हुक्मरानी ने अमन और खुशहाली का एक बेमिसाल दौर शुरू किया, इसलिए उससे इस कदर मोहब्बत की गई थी कि वो एक बादशाह के इक़्तिदार पर काबिज हो गया। असम्बलीज अपनी सियासी ताकत की आखिरी झलक अब खो बैठी थी, क्योंकि तमाम अख्तियारात जो उनके पास थे वो अब सेनेट को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, और यहाँ तक कि एक बड़ी लेजिस्लेटिव पावर जो इस असम्बली ने रिपब्लिक के तहत हासिल की थी, जंग का ऐलान करने का हक, वो भी अब सिर्फ शहनशाह के पास था। इन तमाम अख्तियारात से महरूम होने के बाद अब उसके पास कोई भी अख्तियार बाकी नहीं रहा। दोनों कौंसल अब सेनेट का हिस्सा तो थे, लेकिन सेशन के दौरान शहनशाह इन दोनों कौंसल के दरमियान बैठकर प्रेजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर काम करता था, और इस तरह सल्तनत के तहत चीफ एग्जीक्यूटिव दोबारा चीफ लेजिस्लेटर बन गया, क्योंकि अब शहनशाह सेनेट की रजामंदी के बगैर भी किसी हुक्मनामे को कानून में बदल सकता था। सल्तनत के तहत शहनशाह का सेनेट पर अख्तियार मुतलक था। 6 BC में अगस्टस ने अपने सौतेले बेटे टाइबेरियस को अपना वारिस तस्लीम किया, और 14 AD में अगस्टस की मौत के बाद टाइबेरियस शहनशाह के तौर पर जानशीन हुआ। इसके बाद ये इंपीरियल दौर सदियों तक चलता रहा, जिसमें मुख्तलिफ खानदानों ने बादशाह के तौर पर रूम की तरक्की के लिए सफारती, तजारत और सल्तनत के सकाफती सरमाए को आगे बढ़ाया। सल्तनत के पास बड़ी तादाद में ट्रेंड और डिसिप्लिन वाले फौजी थे, जो कि बढ़ती हुई आबादी से हासिल किए गए थे। उसकी एक जामिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी जो तरक्की पजीर शहरों में मुकीम थी, जिसका पब्लिक फाइनेंस पर मौसर कंट्रोल था। सल्तनत में ताकत और लचक दोनों थी। उसके फाइनेंशियल सिस्टम ने उसे अहम टैक्सेस में इजाफे की इजाज़त दी, जिसने लोकल करप्शन के बावजूद लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग के साथ एक बड़ी बाकायदा फौज की मदद की, जिसमें मिलिट्री और सिविल पोजीशन का एक म्यारी सिलसिला जो एम्बिशियस अशराफिया के मर्दों के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसने इस बात को यकीनी बनाया कि ताकतवर रईसों को सिविल कमांड, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन से वाकिफ होने का मौका मिले, और शहरी हुकूमतें अपनी प्रॉपर्टीज़ और रेवेन्यूज के साथ मुकामी सतह पर मौसर तरीके से काम करती थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगस्टस ने सल्तनत की हम आहंगी को सोशल स्टेबिलिटी और माशी खुशहाली से आगे बढ़ाया, जिसका तजर्बा रोम ने पहले कभी नहीं किया था। सूबों में बगावतें शाज़ो नादर ही होती थीं और उन्हें बेरहमी और तेज़ी से गिरा दिया जाता था। रोमन तारीख का तकरीबन 200 साला दौर, जिसे पैक्स रोमाना कहा जाता है, जिसकी पहचान बढ़े हुए और पायदार रोमी साम्राज्य के सुनहरी दौर, अमनो अमान, खुशहाल, तसल्लुत पसंद ताकत और इलाकाई तौर पर की जाती है, जो पहले बादशाह अगस्टस से शुरू हुआ और 180 तक 5 अच्छे शहनशाहों में से आखिरी मार्कस ऑरेलियस की मौत के साथ खत्म हुआ। वैसे तो रोमन सल्तनत के ज्यादातर हिस्से पर रूमी रिपब्लिक के दौर में काबिज हो चुके थे, लेकिन तकरीबन 2 सदियों के इस अरसे के दौरान रूमी सल्तनत ने अपनी सबसे बड़ी इलाकाई हद 117 में शहनशाह ट्राजन के दौर में हासिल की, जिसने एक खुशहाल रियासत पर हुक्मरानी की थी। जैसा कि हिस्टोरियन क्रिस्टोफर कैली के मुताबिक ये सल्तनत बूंदाबांदी से भीगे हुए नॉर्दर्न इंग्लैंड में हैड्रियन की दीवार, जिसे ट्राजन के जानशीन हैड्रियन ने बारबेरियन के हमलों से बचने के लिए बनाया था, वहां से लेकर शाम में फिरात के सूरज के किनारे तक, और राइन डेन्यूब नदी के अजीम निज़ाम से जो यूरोप की सरखेज चिपटी ज़मीनों से लेकर लो कंट्रीज से बहरा अस्वद तक, और शमाली अफ्रीकी साहिल के अमीर मैदानी इलाकों और मिस्र में वादी नील के लग्जरियस तक फैल गई थी। इस एक्सपेंशन ने रूम को बदल दिया। नए इदारे जैसे सूबाई हुकूमत सल्तनत के इंतजाम से निपटने के लिए बनाई गई, जिसमें शहरों का रजिस्टर बनाना, सेंसस और ज़मीन का सर्वे शामिल था। मजीद हुकूमती रिकॉर्ड कीपिंग में पैदाइश, अमवात, जायदाद के लेन देन, टैक्स और अदालती कार्रवाइयाँ शामिल थी। इसमें पहली बार औरतों को आज़ादी दी गई और उन्हें जायदाद का हक भी दिए जाने लगा, और एलागोबलस बादशाह ने पहली बार सेनेट में औरतों को बतौर सेनेटर आने की इजाज़त दी। गुलामों को लीगल प्रोटेक्शन दी गई, जिसमें वो अपने आकाओं के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते थे। सल्तनत ने इकोनॉमिक ग्रोथ का तजर्बा किया। कैपिटल के बिल्कुल सेंटर में 500 मीटर का बेसन खोदा गया, जहां 3000 ग्लेडिएटर्स असली समुद्री जहाज़ों पर समुद्री लड़ाइयों की एक्सरसाइज करते थे। रूम में कंस्ट्रक्शन उरूज पर थी। मकानों को मल्टी स्टोरीज में कंक्रीट से बनाया जाने लगा, जिसमें 6 स्टोरीज तक महदूद करने के लिए कानून पास किए गए। पक्की सड़कों के नेटवर्क के जरिए नए इलाकों को जोड़ दिया। ये निज़ाम अब भी यूरोप के ट्रांसपोर्ट के मैप को डिफाइन करता है। पैक्स रोमाना के दौरान बहरा रूम में रूमी तजारत में भी इजाफा हुआ।
رومیوں نے ریشم، جواہرات، سلیمانی اور مسالے حاصل کرنے کے لیے ایسٹ میں چائنا اور ہندوستان کی طرف سفر کیا، جس سے انہوں نے بڑے منافع سے فائدہ اٹھایا۔ اکنامک ڈیولپمنٹ کا اگرچہ ماڈرن اکانومی سے کمپیریزن تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن صنعت کاری سے پہلے کے دیگر معاشروں سے یہ بہت زیادہ تھی۔ فوج کو برقرار رکھنے کا جواز بنا کر ٹیکس اکٹھا کیا جاتا تھا۔ ٹیکس ریگولیشن اپنے کمپلیکس سسٹم میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکسز میں حیران کن تھا۔ کچھ کی ادائیگی کیش اور کچھ کی قسم تھی۔ سلطنت کے تحت ٹیکس اس کی مجموعی پیداوار کا تقریباً 5% تھا، اور اگر فوج نے جنگ میں مال غنیمت زیادہ حاصل کی ہوتی تو ٹیکس پیئرز کو بعض اوقات ان کی رقم واپس بھی کی جاتی تھی۔ ٹیکس ریونیو کا مین سورس انڈیویجول تھے۔ ٹیکس کی ذمہ داریوں کا تعین سینسس کے ذریعے کیا جاتا تھا، جس میں گھر کے ہر سربراہ نے اپنے گھر کے ہر فرد کی کاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کی جائیداد کا حساب کتاب بھی فراہم کیا تھا۔ جوڈیشری اور ایڈمنسٹریشن کو ٹیکس کلیکشن سے سیپریٹ کیا گیا تھا، اور دیگر آفیشلز کو حکومتی مالیات کے نگران کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو مالی ذمہ داریوں سے الگ کرنا شاہی دور کی ایک ریفارم تھی، تاکہ صوبائی گورنر کسانوں سے ذاتی فائدے کے لیے مقامی آبادی کا استحصال کرنے سے بچایا جا سکے، اور رومی کلچر بیرونی اثرات کے طور پر چینج ہو گیا تھا۔ خاص طور پر یونان سے روم میں فیشن آیا، اور شہر خود ہی لوٹ مار کی آمد اور بیرون ملک کامیابیوں کے ذریعے لائے گئے لوگوں کی وجہ سے جسمانی طور پر بدل گیا۔ کھیل سے محبت کرنے والے ان لوگوں نے بڑے ایمفی تھیٹر بھی بنائے، جن میں کولوزیم بھی شامل ہے، جو شہنشاہ ویسپاسین نے اپنی درست مالیاتی پالیسی کے ذریعے بنایا تھا۔ کھیلوں کے اسٹیڈیم جو آج ہم دیکھتے ہیں، ان کی اوول شیپس اور ٹائٹ سیٹنگ رومیوں کے اختیار کردہ بنیادی خیال سے ماخوذ ہیں۔ پیکس رومانا کے ختم ہونے کے بعد رومن امپائر خانہ جنگی کا شکار ہو گئی، اور آہستہ آہستہ تیسری صدی کے کرائسس میں داخل ہوئی، جس میں 235 میں شہنشاہ سیورس الیگزینڈر کو اس کی اپنی ہی فوج نے قتل کر دیا، جس سے حالات مزید خراب ہوئے۔ اور ایسٹ میں ابھرتی ہوئی سیسنیڈ امپائر، جس نے رومن فیلڈ آرمیز کو 3 زبردست شکست دی، جس میں پہلی بار رومن شہنشاہ ویلیرین بیٹل آف ایڈیسا میں جنگی قیدی کے طور پر پکڑا گیا، جس نے پوری رومن سلطنت میں شوق اور انسٹیبلٹی پیدا کی۔ سیورس الیگزینڈر کی موت کے بعد رومن آرمی کے جرنیلوں نے سلطنت کے کنٹرول کے لیے ایک دوسرے سے جنگیں کی، اور نارتھ میں باربیرینز کے حملوں کو روکنے میں اپنے فرائض سے غفلت برتی، جس وجہ سے بہت سے رومن لشکر سرحد پار چھاپا مارنے والے جرمن لوگوں سے شکست کھا چکے تھے۔ مزید 251 میں پلیگ آف سپرین پھوٹ پڑا، جس سے بڑے پیمانے پر اموات ہوئیں، جس نے سلطنت کے دفاع کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کیا، جس وجہ سے 260 تک رومن امپائر 3 اسٹیٹس میں بٹ چکی تھی، جو نارتھ میں گیلک امپائر اور ایسٹ میں پیلمائرین امپائر کے طور پر آزاد ہوئی۔ لیکن 274 کے آخر تک شہنشاہ اوریلین نے فارسیوں اور باقی گیلک امپائر کو شکست دے کر رومی سلطنت کو دوبارہ ایک واحد وجود میں شامل کر لیا تھا، جس سے سرحدی دستے اپنی جگہ پر دوبارہ واپس آ گئے۔ اوریلین سلطنت کی سرحدوں کو بیرونی خطروں سے بحال کرنے اور اپنی معیشت کو کامیابی سے دفاع کی طرف لے جانے میں کامیاب تو ہو گیا، اور سلطنت تیسری صدی کے کرائسس سے بھی بچ گئی، لیکن مزید بنیادی مسائل ابھی باقی تھے، جس میں پہلے سے ترقی پذیر درجنوں شہر خاص طور پر ویسٹرن پارٹ میں برباد ہو چکے تھے۔ ان کی آبادیاں منتشر ہو گئی تھیں، اور یہ اکنامک سسٹم کی خرابی کی وجہ سے دوبارہ تعمیر بھی نہ ہو سکے، اور خاص طور پر جانشینی کے حق کو رومن سلطنت میں کبھی واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا تھا، جس وجہ سے مسلسل سول وارز شروع ہوئیں، کیونکہ فوج، سینٹ اور دیگر جماعتوں میں مسابقتی دھڑوں نے شہنشاہ کے لیے اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو آگے بڑھایا۔ ایک اور مسئلہ سلطنت کا سراسر سائز تھا، جس نے ایک ہی مطلق العنان حکمران کے لیے ایک ہی وقت میں متعدد خطرات کو مؤثر طریقے سے سنبھالنا مشکل بنا دیا تھا۔ اس لیے 284 میں جب ڈائوکلیشن بادشاہ بنا، اس نے دیکھا وسیع رومی سلطنت 2 محاذوں پر انٹرنل پریشر اور ملٹری تھریٹس کے پیش نظر ایک ہی شہنشاہ کے ذریعے ناقابل تسخیر ہے۔ اس لیے اس نے ٹیٹرارکی سسٹم نافذ کیا، جس میں سلطنت کو آدھے حصے میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، اور اگسٹس کے نام سے حکومت کرنے کے لیے 2 برابر شہنشاہ بنائے۔ 1 مارچ 293 کو اختیارات مزید 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیے گئے۔ ہر اگسٹس نے انتظامی معاملات میں اس کی مدد کرنے اور جانشینی کی ایک لائن فراہم کرنے کے لیے ایک جونیئر شہنشاہ کو لیا، جسے سیزر کا نام دیا گیا۔ چونکہ ہر شہنشاہ اب سلطنت کے 1/4 حصے پر حکومت کرے گا، اس لیے سلطنت کی سپریم اتھارٹی کو حاصل کرنے کے بارے میں خونی تنازعات اب ختم ہو گئے تھے۔ ٹیٹرارکی نے شہنشاہ کے پرامن جانشینی کو اب ریگولر بنا دیا تھا، اور اس سے سلطنت میں تناؤ پہلے سے بہت کم ہو گیا تھا۔ ان چاروں حکمرانوں کی ایک دوسرے سے وابستگی کی وجہ سے یہ مینجمنٹ کافی اچھی کام کرتی رہی، لیکن انفارچونیٹلی یہ سسٹم ایک نسل کے اندر ہی ٹوٹ گیا، اور موروثی اصول نے خود کو قائم کر لیا۔ اس کے بعد خانہ جنگی دوبارہ نئی سامراجی حکومتوں کے قیام کا بنیادی طریقہ کار بن گئی تھی، اور پھر 324 میں شہنشاہ کانسٹنٹائن دی گریٹ نے ان تمام خانہ جنگیوں سے فتح یاب ہو
होकर दोबारा सल्तनत को जोड़ दिया था और वो रूमी सल्तनत का वाहिद हुक्मरान बना। उसने तमाम मज़ाहिब को बराबर कर दिया और वो पहला रूमी बादशाह था जिसने ईसाई मजहब को कबूल किया। जिसके बाद 300 सालों के जुल्म सितम के बाद ईसाई अपने घरों से निकलकर अगस्टस और मार्स के मंदिरों के साथ गिरजाघर की तामीर करने लगे और उसने 330 में इंपीरियल सीट को बाइजेंटियम ट्रांसफर किया, जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतनिया रखा गया। इसके बाद वैलेंटिनियानिक और थियोडोसियन खानदानों की दुआइयों के दौरान मुतअद्दिद शहनशाहों का कायम करदा अमल जारी रहा। 4वीं सदी के आखिर तक थियोडोसियस I पूरी रोमन सल्तनत पर हुक्मरानी करने वाला आखिरी शहनशाह था जिसने ईसाईयत को सरकारी मजहब बनाया। 395 में उसकी मौत के बाद उसके दोनों बेटों ने सल्तनत को 2 हिस्सों में बांट लिया था, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन अंपायर कहलाई गई। इसके बाद से सल्तनत 2 शहनशाहों की जरूरत और उनके बाहमी अत्मे एतमाद के दरमियान मुसलसल तनाव का शिकार रही। वेस्टर्न अंपायर के शहनशाह आम तौर पर फिगर हेड थे, जबकि असल हुक्मरान फौजी ताकतवर थे। सल्तनत की तकदीर का फैसला अब सेनेट इतना नहीं करती थी जितना कि प्रीटोरियन गार्ड, जो शहनशाह की जाती सिक्योरिटी फोर्स थी जिसे ऑक्टेवियन ने बनाया था, जिन्होंने पैट्रिशियन, मजिस्टर, मिलिटम या दोनों का खिताब हासिल किया। वेस्टर्न रोमन अंपायर ने 5वीं सदी के अवाइल में बिखरना शुरू कर दिया था, क्योंकि जर्मनी के हिजरत के दौर के हमलों ने सल्तनत की तारकीन वतन को जम करने और हमला आवरों से लड़ने की सलाहियत को मगलूब कर दिया था। 475 में वेस्ट के बादशाह जूलियस नेपूस के नए मुकर्रर करदा मजिस्ट्रेट मिलिटम ओरेस्टस ने बगावत की और वेस्टर्न अंपायर के रेविना कैपिटल पर मार्च किया। नेपूस ओरेस्टस की आर्मी से निपटने में नाकाम हुआ और दलमेशिया भाग गया। इसके 2 माह बाद ओरेस्टस ने अपने जवान बेटे का शहनशाह के तौर पर ऐलान किया। 476 में ओरेस्टस ने अपने किराए के फौजियों से जमीन के अपने वादों को पूरा करने से इनकार कर दिया, जिस पर जर्मन किराए के फौजियों ने बगावत कर दी। इस बगावत की क़यादत जर्मन सरदार ओडोएसर ने की। ओडोएसर और इसके साथियों ने ओरेस्टस को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। हफ्तों बाद उन्होंने रेविना पर कब्जा कर लिया और 4 सितंबर 476 को ओरेस्टस के गासिब बेटे रोमुलस अगस्टस को माजूल करके ओडोएसर ने खुद को इटली के हुक्मरान के तौर पर कायम कर लिया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि रूम के पहले और आखिरी बादशाह का नाम रोमुलस था और तकरीबन 800 सालों में यह पहला मौका था जब रूम किसी दुश्मन के सामने गिरा था। इसके बाद उसने इटली की बाकी मानदा सूबों को तेजी से फतह करके रोमन हुकूमत का वेस्ट में मुकम्मल तौर पर खात्मा किया और फिर बाद में उसको दोबारा उठने की ताकत कभी नहीं मिली। लेकिन ईस्ट में रोमन अंपायर कायम रही, जिसे बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, जो 1000 साल तक मशरकी बहरा रूम की एक मौसर ताकत बनी रही और 1453 में कॉन्स्टेंटाइन 11 पैलियोलोगोस की मौत के बाद उस्मानी तुर्कों के हाथों कुस्तुनतनिया के ज़वाल के साथ ख़त्म हुई।